हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी वाटिका से उसका पाठ नंबर 19वां पढ़ेंगे, जिसका नाम है किन्नौर देश की ओर। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित से 17 मई को प्रस्थान किया। यद्यपि मेरे पास एक ही खच्चर का सामान था, किंतु पहाड़ में अकेला खच्चर ले नहीं जाया जा सकता, इसलिए सामान के लिए 2 खच्चर और सवारी के लिए एक घोड़े का प्रबंध किया था। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि घोड़ा ठमकने लगा। साथ चलने वाले लड़के से पूछा, घोड़े की पीठ तो कटी नहीं है। लड़के ने पहले इधर उधर करना चाहा, किंतु जोर देने पर बोला, हाँ, पीठ कटी है। मैंने घोड़े को लड़के के हवाले करके कहा, इसे तुरंत अस्तबल में ले जाकर दूसरा घोड़ा बदलकर ले आओ। मैं गौरा में प्रतीक्षा करूँगा। 3 साढ़े 3 घंटे में गौरा डाक बंगले में पहुँच गया। गौरा रामपुर से 2500 फीट से अधिक ऊंचा है, इसलिए रास्ते में चढ़ाई भी पड़ी। 2-3 घंटे में घोड़े के आ जाने की पूरी उम्मीद थी, किंतु घोड़ा कहाँ आने वाला था। रास्ता भी कड़ी चढ़ाई उतराई का था। धूप भी तेज थी। मत पूछिए, अंतिम 4 मील ने क्या गति बना दी, किंतु हिम्मत छोड़ने की बात न थी। आगे रास्ते में बुशहरी नारियां डांडे पर के किसी मेले से खूब बनी ठनी लौटी आ रही थी। कोई गीत गा रही थी, किंतु यहाँ देखने सुनने के लिए दिल कहाँ था। आगे बढ़ तो रहा था, किंतु हर पाँव घंटे पर जान पड़ता
था, फिर भी 21 मील की यात्रा करके सूर्यास्त के समय सराहन के डाक बंगले पर पहुंच गया। आगे बंगला बंद था। मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं। आज रात को शायद ही लौटें। खैर, कोली बूढ़ा कुछ बीमार था, इसलिए वह मेला ना जा सका था। नहीं तो उस थकान में 7000 फीट की ऊंचाई पर रात में बाहर घास पर बैठना बहुत प्रिय नहीं लगता। बूढ़ा कहीं से कुर्सी ले आया। पूछताछ करने पर मेट के पास चाबी निकल आई। थोड़ी देर बाद दौलतराम भी खच्चरों को हाके आ पहुँचे। जान पड़ता था वह हमसे भी अधिक थके मांदे हैं। आगे दोपहर को छाछ भर पिया था, इसलिए भूख तो लगनी ही ठहरी, किंतु इस समय थोड़ा लेट जाने का ख्याल था। हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी कल की यात्रा की। अगले दिन पैदल चलने की शक्ति नहीं थी। अभी हम किन्नौर देश नहीं पहुँचे। अभी 3-1 मील और चलना पड़ा। मान्योरी की धार आई। यहाँ से हम असली किन्नौर देश में दाखिल हुए। यहाँ पर स्त्रियाँ ऊन साड़ी पहने थीं। हाँ, ऊन साड़ी को ऊनी साड़ी ना मान लीजिए। यह काफ़ी लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है, जिसे स्त्रियाँ दाहिना कंधा खोले कांटे से इस प्रकार पहनती हैं कि सिर को छोड़कर सारा शरीर ढक जाता है। किन्नौर देश की स्त्रियाँ पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग हैं। उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कनटोप का काम देते हैं। आगे रास्ता तिब्बत हिंदुस्तान सड़क का था और वह बहुत परिश्रम से बनाया गया था, इसमें शक नहीं, किंतु वह कितनी ही जगहों पर कठिन था। हम आसानी से दुकान और सराय के पास पहुंच गए। सराय के धुपहले और शायद खटमल पिस्सुओं से भरे बरामदे को नापसंद कर मैंने दुकान की छाह पसंद की। दुकान में काफ़ी आलू पड़े थे और गुड़ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। मेरे खाने खरीदने की वहाँ कोई चीज़ न थी। पास के कटे खेत में अपनी राबड़ी डाले खंपा पड़े थे। खम तिब्बत में चीन की सीमा पर एक प्रदेश है। शायद इनके पूर्वजों में से कुछ किसी समय
खम से खाना बदोशी करने इधर आए हों। आगे, इन लोगों का कहीं घर नहीं है। इनका काम है छोटा मोटा सौदा खरीदकर इधर से उधर बेचना। जाड़ों में ये मंडी शिमला हरिद्वार दिल्ली तक पहुँचते हैं और गर्मियों में सतलज और गंगा की घाटियों से पश्चिमी तिब्बत। पास में खड़े खम्पा बच्चों को देखकर मैंने उनसे तिब्बती भाषा में कुछ कहा। उनके कान खड़े हो गए। एक तरुण और उसकी माँ पास आईं। तिब्बती भाषा में बात करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। मैं बनिए के आदमी से पीने के लिए पानी मांग रहा था। तरुण ने कहा, मैं चाय लाता हूँ। यद्यपि मैं केवल ठंडा पानी चाह रहा था, किंतु तरुण के सत्कार को कैसे ठुकरा सकता था। माँ चाय बनाने चली गईं। मैं तरुण से बातचीत करने लगा। मेरी दृष्टि उसके स्वच्छ, स्वस्थ और प्रसन्न मुँह पर थी। उन्हें देखकर मेरे मन में भी यह ख्याल उठा, इन्हीं की भांति निर्द्वंद हो गधा खच्चर और तंबू लिए एक देश से दूसरे देश में घूमूं। काश मैं 20 बरस का हो पा जाता, फिर इसी तरुण से कहता, लो दोस्त, अब मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लो। शाम तक हमें नचार पहुंचना था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। अब चढ़ाई थी। चढ़ाई पूरा करने के बाद अब हम देवदारों के सुंदर वन में थे। सारे रास्ते का यह सबसे सुंदर भाग था। इसके बाद आगे देखते हैं। सारा पर्वत सदा हरे रहने वाले देवदारों से ढका था। बीच बीच में कुछ गांव भी मिले। एक गांव सड़क से नीचे पास ही था, जिसमें मंदिर था। 18-20 खूंद का सुडरा गांव यही है। इसी के पास किसी गुफा में बाणासुर की भार्या ने 7 संतानों को जन्म दिया था। 23 मील की यात्रा पूरी करके 5:30 बजे हम नचार पहुँचे। वहाँ बंगले में रुके। रात को मैं इत्मीनान से सोया। वहाँ ढिल्लन साहब मिले। ढिल्लन साहब ने बताया, इधर बहुत भालू हैं। वह आदमी को कम, किंतु गाय भेड़ बकरी को मारकर खा जाते हैं। ज़्यादातर काले भालू हैं, किंतु ऊपर कंडों में भूरे भालू भी सुने जाते हैं। देर तक दिमाग तरह तरह के विचारों में डूबा रहा कि यह घोर जंगल है। यदि भालू इधर आ जाएं तो अंत में नींद आ गई। भालू सपने में भी नहीं आए। इसके बाद आगे है। सवेरे हाथ धोकर ढिल्लन साहब के यहाँ चाय पी। स्नान की बात मत पूछिए। सप्ताह में एक बार
स्नान मैं यहाँ के लिए पर्याप्त समझता हूँ, नहीं तो हिमालय की पवित्र वायु का महात्म्य ही क्या रहेगा। नचार से 3 मील वाड़तू के पुल तक उतराई ही उतराई। वाड़तू बंगले पर कोई घंटा भर में पहुँच गए। अब 8 मील और रहते थे। यहाँ विश्राम करने के लिए काफ़ी समय था। अभी कल का भोजन पच नहीं पाया था, अतः पानी ही पिया। यहाँ के चश्मे के शीतल मधुर जल को अमृत कहना अत्युक्ति न होगी। बंगले के आसपास ऊंची नीची ज़मीन है। 2-3 चूली यानी कि खुबानी के वृक्ष भी थे। 4 घंटा विश्राम के बाद चलने का निश्चय किया। इस पाठ को लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।